आप सभी का स्वागत है सीटेट 2023 के प्रथम पेपर के आंसर की में। आज हम लोग देखेंगे कि जो परीक्षा अभी अभी हुई है उसके प्रथम पेपर में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका सही उत्तर क्या है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिया गया है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली। तीसरा ऑप्शन है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। चौथा ऑप्शन है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। आंतरिक आरोपण मतलब होता है खुद पर दोष मढ़ना, यानी अपने आप को दोषी समझना। तो आइए खोजते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है शिक्षक को पक्षपाती। तो इसमें दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है, शिक्षक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो ये सही नहीं हो सकता। अगला क्या है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ने ध्यान भटका दिया। देखिए तो इसमें भी दोस्त पर आरोप मढ़ा जा रहा है, यानी ये भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर थे। यानी इसमें भी आपका सही नहीं हो सकता ये उत्तर, क्योंकि दोष जो है वो शिक्षक के ऊपर डाला जा रहा है। आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो ये प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें स्वयं को दोषी माना जा रहा है, इसमें खुद को दोषी माना जा रहा है। और चूंकि यहाँ कहा गया था आंतरिक आरोपण, आंतरिक आरोपण मतलब स्वयं पर आरोपण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न जो है असर्शन रीजन का अभिकथन और कारण का सवाल है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कहता है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कार के साथ खेलना पसंद करते हैं। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि छोटी बच्चियां जो है खिलौने के रूप में गुड़िया लेती हैं, डॉल्स लेती हैं, जबकि जबकि लड़के जो होते हैं वो खिलौने के रूप में कार को पसंद करते हैं। ये अभिकथन दिया गया है, यानी असर्शन दिया गया है। कारण की अगर चर्चा करें तो कारण कह रहा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और इसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो है आपका अभिकथन सही है, क्योंकि आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे, लड़का है तो कार से खेलना पसंद करता है, लड़की है तो गुड़िया लेना पसंद करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4, यानी ए एंड आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है कि किस आयु में बच्चे शब्द के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो सामान्यतः जब शब्द की बात आती है, कि शब्दों के खेल की बात आती है, जब बच्चे जोक्स करना शुरू कर देते हैं, तो वो लगभग एज जो होती है 7 से 8 वर्षों की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। आपको पता होगा कि कैरल गिलिगन जो थी वो कोहलबर्ग की छात्रा ही थी, स्टूडेंट थी, और उन्होंने कोहलबर्ग के ऊपर आरोप लगाया कि कोहलबर्ग महोदय ने जो अपना अनुसंधान किया, अपना जो रिसर्च किया, वो पुरुषों पर किया है, नारी को इग्नोर किया है। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए ऑप्शन देखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने उसकी आलोचना की है, यानी तीसरे पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया 4। छठा प्रश्न क्या कह रहा है,
छठा प्रश्न कह रहा अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस तरह के असेसमेंट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता है बच्चों को जो अधिगम हो रहा है उसकी अधिगम की प्रक्रिया में सहायता देना। और इसको कैसे हम प्रक्रिया में सहायता दे सकते हैं, अधिगम के दौरान सहायता देने की बात हो रही है। तो ऐसे प्रश्न में आइए हम सही उत्तर को खोजते हैं। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन 1 है। तो यानी प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा 1। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7। सातवां क्या कहता है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो सक जाती हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शैशवावस्था कहने का मतलब है 0 से 2 ईयर्स, 2 वर्ष तक की बात हो रही है। और 2 वर्ष के बीच जब बच्चा होता है तो बच्चा घर में रहता है, यानी परिवार में रहता है। और परिवार को हम सब जानते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण बोलते हैं। और मध्य बाल अवस्था में पियर्स आस पड़ोस की ओर जाता है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो गया, 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक विकार है। तो आपको पता होगा कि डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक तंत्रीय विकार है, तंत्रिकीय विकार है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। एक तंत्रिकीय विकार यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो 8 का आंसर होता है 1। 9 की अगर हम बात करें तो 9 हमारा क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठाचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। देखिए, बेसिकली यहाँ गिफ्टेड चाइल्ड की बात की जा रही है। तो गिफ्टेड चाइल्ड वैसे चाइल्ड होते हैं जिनकी आईक्यू 120 से ऊपर होती है। 120 से ऊपर वाले जो चाइल्ड कहे जाते हैं, जिनकी आईक्यू 120 से अधिक होती है, वैसे चाइल्ड को कहा जाता है गिफ्टेड चाइल्ड। तो गिफ्टेड चाइल्ड को पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है कि रैपिड पेस से, मतलब तेज गति से पढ़ाने की बात हो रही है। यानी करिकुलम को तेज गति से यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की बात हो रही है। तो इसको हम कहते हैं गतिवर्धन यानी एक्सलरेशन। यानी प्रश्न का सही उत्तर है 1। हालांकि बच्चों को ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए संवर्धन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस प्रश्न में चूंकि गति की बात कर रहा है, तीव्र गति से पढ़ाने की बात कर रहा है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर होगा 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, शिक्षक जो समावेशी कक्षा में की दिशा में काम कर रहे हैं, यानी टीचर जो इंक्लूसिव एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं, उन्हें चाहिए क्या चाहिए, कहता है पाठाचर्या में अनुकूलन करें। हाँ बिल्कुल। क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशन, बिल्कुल करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सही। आइए, कहता है विविध दृष्टिकोण को शामिल करना। हाँ, चूंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो हमें अपने दृष्टिकोण को डिफरेंट करके रखना पड़ेगा। हर चीजों को शामिल करना पड़ेगा अपने दृष्टिकोण में, अपने पर्सपेक्टिव में। चौथा, तीसरा क्या है ऑप्शन, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करना। बिल्कुल, जो आपका अंदर का जो बायसनेस होता है उसकी भी जांच करने की आवश्यकता होती है। सही बात है ये। चलिए चौथे नंबर ऑप्शन पे आता है। चौथा नंबर कहता है विविधता को एक बाधा के रूप में देखना। नहीं, अगर आप विविधता को बाधा के रूप में देखेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। तो विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसलिए 4 जिस ऑप्शन में है वो गलत होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है 4। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, यानी जो फिलोसोफर हैं, उनके पास कैसी इंटेलिजेंस होती है। तो और साथ साथ मूर्तिकार के पास कैसा होता है। तो आपको पढ़ाया गया था कि मूर्तिकार जो होते हैं उनके पास दिक् स्थान समझ होता है। यानी दूसरे से ही आपको पकड़ आ रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा, 1। जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, जबकि मूर्तिकार या स्थितिकार जो होते हैं, वस्तुकार जो होते हैं, उनके अंदर दिक् स्थान की समझ होनी चाहिए। यानी 11 का हो जाता है उत्तर 1।
आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 12वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 12वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से अधिगम का एक प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? यानी प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग, यानी प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो कह रहा है पहला ऑप्शन, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। नहीं, प्रतिस्पर्धा की बात नहीं होती, है नेगेटिव आंसर है। आलोचन समालोचन समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, बिल्कुल सही है। आपको बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, यानी बिल्कुल सही है। प्रश्न दो 12 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13। 13 नंबर कहता है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को आप क्या समझना चाहिए? तो सीखने के शैलियों में विविधता यानी आपको पता होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके सीखने के स्टाइल्स में डिफरेंस है, वो बच्चे अलग अलग स्टाइल से सीखते हैं। तो अब इसके आधार पर हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का सवाल है ये। आप आइए 13 नंबर के आंसर को हम देखें। 13 नंबर का आंसर किसकी ओर है? को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रखेंगे, लर्निंग की जो स्टाइल है उसको ध्यान नहीं रखेंगे, आपको पता होगा कुछ लर्नर होते हैं कैनेस्थेटिक, कुछ होते हैं ऑडियो, कुछ होते हैं विजुअल, तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसके लिए ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं रखने की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। अब बाधा मानिएगा तो विविधता के खिलाफ, इंडिविजुअल डिफरेंस के खिलाफ है। अवरोध और बाधा तो मान ही नहीं सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा पढ़ते हैं, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब को रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल सही, आपका 3 नंबर ऑप्शन है, शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। करेक्ट ऑप्शन इज 3। जिनका ये पेपर है उन्होंने भी ये सही आंसर लगाया है। ऊपर वाले प्रश्न में भी इन्होंने सही आंसर लगाया था। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, यानी अभिकथन और कारण का सवाल है। आइए पढ़ते हैं। कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही, डाइवर्स सिचुएशन में डालना चाहिए टीचर को, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आपका पर्सपेक्टिव देना चाहिए। तो बिल्कुल असर्शन इज ट्रू, असर्शन तो सही है। अब आइए रीजन की बात करें। रीजन क्या कह रहा है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता को सीखते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। रीजन ने सही एक्सप्लेनेशन किया है असर्शन का, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 4। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होता है 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 15 कहता है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि अवधारणा, अवधारणा क्या होगा? जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल होना चाहिए। तर्क संगत से अनुभव जन्य नहीं, अनुभव जन्य से तर्क संगत होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो 15 का ऑप्शन हो जाता है 3। विचारों को अमूर्त से मूर्त नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। जनरल टू स्पेसिफिक होता है। 15 का करेक्ट ऑप्शन होता है 3। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि आपको लेव वाइगोत्स्की, जिन पियाजे और कोहलबर्ग की पूरी तैयारी करके जानी है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 16 लेव वाइगोत्स्की का प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया सवाल है। कहता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत के बारे में अगर आपको याद होगा तो लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में क्या भूमिका है संस्कृति की, इसकी बात इन्होंने की है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जब बच्चों की सामाजिककरण की बात ये करते हैं, बच्चे सामाजिक अधिगम करते हैं, समाज से सीखते हैं। आइए, अब इसमें एक पहला ऑप्शन कह रहा है सामाजिक अलगाव, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि वो सामाजिक लगाव की बात करते हैं। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, ये भी नहीं होगा। मूर्त पुरस्कार, ये भी नहीं होगा। सहकर्मी सहयोग, बिल्कुल सहकर्मी सहयोग यानी पीयर कोलेबरेशन जो होगा वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न भी हमारा लेव वाइगोत्स्की पे है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य यानी इनर स्पीच, आपको पता होगा कि बच्चे जब
अपना कपड़ा मोड़ते हैं तो वो खुद को डायरेक्ट करते हैं, ऐसे मोड़िए, यानी खुद से बात करना, जिसको इनर स्पीच कहते हैं। तो इनर स्पीच क्या करता है बच्चों को? तो बच्चों को रेगुलेट करता है अपनी सोच को, यानी करेक्ट ऑप्शन 2 होता है। यानी आपका प्रश्न का उत्तर होता है 17 का होता है उत्तर संख्या 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह शर्ट के साथ साथ में बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार आपने पढ़ा होगा जीववाद। जीववाद यानी एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है? बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है। यानी 18 का प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 19। 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के विशिष्ट विशेषता कौन सी है? यानी इसमें आपको पहचानना है वैसे बच्चों को जो कि ऑटिज्म से ग्रसित हैं। वट ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में क्या होता है? बार बार दोहराव और आवृत्ति की प्रवृत्ति होती है। जब इनको आप प्रश्न दीजिएगा तो आप देखिएगा वो प्रश्न को बार बार दोहराएंगे। वो काम आगे नहीं करेंगे बल्कि प्रश्नों को बार बार दोहराएंगे। साथ ही साथ ऐसे बच्चे ऐसे बात करेंगे जो प्रासंगिक नहीं हो। आप किसी और विषय वस्तु पर बात कर रहे होंगे और बच्चे किसी ऐसे विषय वस्तु पर बात करेंगे जिसका कोई प्रासंगिकता ही नहीं है उस सिचुएशन में। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है 20। 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन द चिल्ड्रन? बच्चों के में आपको समस्या समाधान की जो कौशल है उसको कैसे वृद्धि किया जा सकता है? तो आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन हम 20 की देखते हैं। तो 20 में कह रहा है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करा देना चाहिए। नहीं नहीं, उपलब्ध अगर आप समस्या का पहले से ही समाधान दे देंगे तो बच्चे में समस्या समाधान कैसी होगी? यानी ये ऑप्शन होता है गलत। दूसरा ऑप्शन है उन्हें बुद्धि मंथन यानी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और उन्हें अवसर देना चाहिए अनुमान लगाने का। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है 2। जिनका ये पेपर है उन्होंने भी ये 2 किया है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर। 21 नंबर फिर से ए आर टाइप क्वेश्चन आ गया, यानी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। कह रहा है टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सिक्स इफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। आप सब जानते हैं कि बच्चे ज्ञान के क्या होते हैं? निर्माता होते हैं। सक्रिय रूप से वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो पहला असर्शन तो सही है। शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना ही चाहिए जिसमें बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बच्चा एक्टिव लर्नर है ना कि पैसिव, तो इसलिए असर्शन तो सही है। अब आइए, कहता है सभी बच्चों में आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और वे सीखने में सक्षम भी हैं। बिल्कुल, हर बच्चा सीखने में सक्षम है। और यहाँ सीखने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई। बच्चे में सीखने का मतलब बच्चा कोई भी क्रिया जब सीखता है, ग्रहण करता है अपने अंदर, तो उसको सीखना कहते हैं। तो हर बच्चा आंतरिक रूप से सीखने के लिए भी प्रेरित होता है और सीखने में सक्षम भी होता है, यानी दूसरा भी सही है और ये पहले का एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होता है 4। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 21 का उत्तर होता है 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस पर स्ट्रेच करता है, स्ट्रेस डालता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो आपको पता होना चाहिए, नाम ही है अनुभवात्मक अधिगम। अधिगम यानी अनुभव करके सीखना। इसमें बच्चा क्या करता है? स्वयं अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में लगाता है और चीजों को एक्सप्लोर करता है, खुद से खोजता है। यानी खोज करने की बात इसमें होती है। बच्चा स्वयं से खोजने की कोशिश करता है। तो आइए इसमें ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा? ऑप्शन है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो गया है? सही लग रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम उत्पाद के रूप में नहीं, बच्चों के अधिगम शिक्षण पर नियंत्रण पर नहीं, सीखने के पुनर्वलन की भूमिका पर नहीं। तो 22 का होता है 1। 22 प्रश्न संख्या 22 का उत्तर जो होता है वो 1 होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न के अगले चरण पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के दौरान योगदान नहीं करती है? अधिगम में कौन सा योगदान नहीं देता है अपना?
तो कंसेप्चुअलाइजेशन तो ये तो देता है। गैर प्रासंगिकरण, हाँ बिल्कुल, प्रश्न का उत्तर होता है ये दो। गैर प्रासंगिकरण मतलब डी कॉन्टेक्सुअलाइजेशन, मतलब हम भारत में हैं और भारत के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सारा उदाहरण अगर हम विदेश का दें तो बच्चे क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर होता है दो। 23 का हो गया दो। आइए बढ़ते हैं 24 की ओर। 24, 24। 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए कथनों को आपको क्या करना है? पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सही कथन को चुनना है। ये भी एआर टाइप क्वेश्चन है। तो आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंटरैक्शन विद द मोर नॉलेजेबल अदर्स। देखिए ये भी लेवाइगोस्की का क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया था एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, है ना? तो कह रहा है इंटरैक्शन विद द मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट, सपोर्ट जिसको हम लोग स्केप फोल्डिंग भी कहते हैं, एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। बिल्कुल सही है, असरसन तो सही है। आप सब जानते हैं कि शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकारी या अन्य लोगों के साथ बातचीत करने पर समझ और के कौशल में क्या होता है? विकास होता है। तो असरसन सही है। अब रीजन की बात करें तो रीजन कहता है सोशल इंटरेक्शन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी है, जब समाज में रहता है बच्चा तो ज्यादा सीखता है। यानी असर्शन भी सही लग रहा है और रीजन भी सही लग रहा है, और लेव वाइगोस्की ने इसी की बात की है। तो इसका मतलब है कि असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, यानी प्रश्न का उत्तर होता है 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा फिर से लेव वाइगोस्की का। देखिए लेव वाइगोस्की का ये चौथा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लेव वाइगोस्की के बारे में क्या कहा जा रहा है इसमें? लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो लेव वाइगोस्की, अच्छा यहाँ पे भाषा संबंधित बात की गई है। तो आप जानते हैं कि लेव वाइगोस्की साहब ने कहा, क्या कहा है कि भाषा का विकास जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी करेक्ट ऑप्शन इज टू। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। ये देखेंगे, ये सवाल भी लॉरेंस कोहलवर्ग से है। देखिए अगर आपने जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोस्की की तैयारी अच्छे से की होगी तो लगभग 6 से 7 प्रश्न आपके अब तक आ चुके हैं। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए? बढ़िया से आपको पता है, यानी ये लगभग वो गुड गर्ल और नाइस बॉय या नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन वाला है। और आपको अच्छे तरह से पता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो है वो आपका स्टेज 2 यानी कन्वेंशनल लेवल पर होती है, यानी बिल्कुल सही है, पारंपरिक स्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर जिन प्याजे का सवाल है। 27 नंबर जिन प्याजे के अनुसार क्या कहा जा रहा है? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल थॉट जो है मुख्य रूप से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने। तो आपको पता होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी एज 2 से 7 के बीच होती है, जिन प्याजे ने कहा है कि जो पूर्व संक्रियात्मक में होंगे उनका एज जो होगा 2 से 7 वर्ष के बीच होगा। 2 से 7 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं के या घटनाओं के एक पक्ष को ही देख पाते हैं। वस्तुओं के एक पक्ष को देखने को जिन पियाजे ने क्या कहा है? सेंटरेशन यानी केंद्रीयन। यानी इस प्रश्न का उत्तर होता है 4। 27 का उत्तर होता है 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भौतिक वृद्धि और विकास डैश और डैश के सिद्धांतों का पालन करती है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी टॉप टू डाउन नहीं, प्रॉक्सिमोडिस्टल टॉप टू डाउन नहीं होता है, सेफेलोकॉडल होता है, सेफेलोकॉडल इनर टू आउटर, ये यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ये भी गलत है। चलिए ये नेक्स्ट ऑप्शन भी आपका थर्ड भी गलत है। हाँ जी, करेक्ट ऑप्शन है आपका 4 शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल टॉप टू डाउन होता है, यानी विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की ओर, आंतरिक से बाहर की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है 28 का 4। ये क्लास में हम लोगों ने कितनी बार किया है? आइए बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जा रही है।
यानी ये 2 साल प्लस की बात हो रहा है। 2 साल प्लस में जब बच्चा आता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसको हम मानते हैं। अब बाल्यावस्था की शुरुआती समय में जो आपको पता होगा कि शैशवावस्था में जो गति होती है वृद्धि की वो तेज होती है, जबकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी गति धीमी होने लगती है। और सोच जो होता है बच्चे का, 2 से 6 साल के बीच के बच्चों का, वो तार्किक नहीं होता है बल्कि ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आइए, पहला कह रहा है स्थिर, नहीं स्थिर नहीं होता है, वृद्धि स्थिर नहीं होती है, धीमी। तो स्थिर वाले को तो पहले काट दीजिए, यानी पहला और चौथा नहीं हो सकता। अब आइए दूसरे और तीसरे पर निर्णय लें। धीमे और तार्किक, तार्किक नहीं होता है बच्चा 2 से 6 साल के बीच, 2 से 6 वर्ष के बीच बच्चे में तर्क नहीं होता, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी बच गया 3, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। प्रश्न का सही उत्तर होता है 3, 28 का है 3, सॉरी 29 का 3। अब आइए 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सीडीपी का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल। और आपको कितनी बार कक्षा में हमने कहा था कि ग्रॉस मोटर स्किल जब भी होता है तो आपके बड़े मसल्स का प्रयोग होता है, बड़े बड़े मसल्स का प्रयोग होता है। तो पहला, कागज को वृत्त के रूप में काटना नहीं, कागज से बड़े याद करना नहीं, बुनाई करना, तो बुनाई में भी छोटा मसल्स हो जाता है, तैरना। तो करेक्ट आंसर है 4। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का परीक्षा बहुत बढ़िया गया होगा और इस बार आप 30 में से कम 26 तो जरूर लाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू।